वेलकम एवरीवन माय यूट्यूब चैनल सत्यम श्रीवास। मैं हूँ सत्यम श्रीवास और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो शुरू करते हैं। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर 1942 टू 1955, मतलब पहली पीढ़ी कंप्यूटर की 1942 से 1955 के बीच मानी जाती है और दूसरी पीढ़ी 1955 से 1964 के बीच मानी जाती है और तीसरी पीढ़ी 1964 से 1975 के बीच मानी जाती है और चौथी पीढ़ी 1975 से 1985 के बीच मानी जाती है। ठीक है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आफ्टर 1985, मतलब 1985 के बाद अब तक के जितने भी कंप्यूटर्स हैं सबको फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक। फर्स्ट जनरेशन 1942 1955, दिस इज ENIAC। 1942 से 1955 के बीच में पहला कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहली पीढ़ी ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की पहली पीढ़ी मानी जाती है। ठीक है। तो इसमें जो है आपको इंग्लिश में लिख के आ रहा है, हम आपको उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। ठीक। वैक्यूम ट्यूब वाज यूज्ड इन कंप्यूटर इन दिस जनरेशन। इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। वैक्यूम ट्यूब इज़ लार्ज इन साइज। वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े होते थे साइज में। ये जो कंप्यूटर बना हुआ था ये वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे इसमें, और ये पूरे हॉल में था। ठीक है। पूरा हॉल एक कंप्यूटर ही था। एक हॉल हो और उसमें एक, जैसे आज हम एक कोने में रख देते हैं, उस टाइम में एक कोने में नहीं, ये पूरे हॉल में ही कंप्यूटर था। ठीक। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन दिस ह्यूज कंप्यूटर। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल इस सबसे विशाल कंप्यूटर में किया गया था। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इन लार्ज अमाउंट वाज यूज्ड टू रन दिस कंप्यूटर। बिजली का सबसे ज़्यादा उपयोग इस कंप्यूटर में होता था, मतलब सबसे ज़्यादा खर्च इस कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा खर्च बिजली ही होती थी। ठीक है। इट यूज टू टेक अबाउट 52 मिनट टू स्टार्ट द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन। मतलब इस कंप्यूटर को स्टार्ट होने में लगभग 52 मिनट का समय लगता था, जो कि बहुत बड़ा एक समय है इस कंप्यूटर को इस्तेमाल ऑन होने में। आज हम कंप्यूटर को 52 सेकंड में ही ऑन कर लेते हैं या फिर ऑन हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले 52 मिनट लगता था इसको स्टार्ट होने में। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो निम्नवत हैं, ये मॉडल नंबर हैं, आपको पहले बता दे रहे हैं। एनिया, कैडिवैक, यूनिवैक 1, मार्क 1, IBM ETC, ये भी जो भी हैं, जो भी ये नाम लिखे हुए हैं, ये आपको मॉडल नंबर लिखे हुए हैं। ये जैसे आज भी मॉडल नंबर से ही सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट। सेकेंड जनरेशन 1955 टू 1964, दूसरी पीढ़ी 1955 से 1964 के बीच। ड्यूरिंग दिस पीरियड साइंटिस्ट विलियम शॉकले क्रिएटेड सॉलिड स्टेट डिवाइस ट्रांजिस्टर। ठीक है। इस समय 1955 से 1964 के बीच में विलियम शॉकले नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ट्रांजिस्टर का निर्माण किया था, आविष्कार किया था। ठीक है। साइज ऑफ ट्रांजिस्टर वाज मच लेस देन साइज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। मतलब ट्रांजिस्टर का साइज वैक्यूम ट्यूब के साइज से बेहद छोटा था। ठीक। ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर को
वैक्यूम ट्यूब की जगह पर इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो बिकम हाफ साइज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर जो है पहले जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में आधे हो चुके थे। मतलब पहले का जो कंप्यूटर था वो पूरे हॉल में होता था, लेकिन जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है ये आधे हॉल में आ गया था। अब आपको बता देते हैं उस टाइम के जो कंप्यूटर निर्माण हुए थे, जो आविष्कार कंप्यूटर बने थे उस समय के, वो निम्न प्रकार से हैं। IBM 404 1000 यूनिवैक थर्ड क्रिएटेड बाय IBM कंपनी। IBM कंपनी, आई मीन इंटरनेशनल, बी मीन बिजनेस, एम मीन मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो यूएस की कंपनी है, मतलब अमेरिका की कंपनी है। और ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये है IBM 404। ठीक। नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन 1964 1975। इस टाइम के बीच इस टाइम के बीच जैक किल्बी जैक किल्बी नाम के एक वैज्ञानिक थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड जैक किल्बी इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट। जैक किल्बी नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया, आईसी का। आप लोगों ने सुना होगा आईसी, जैसे कुछ लोग होते हैं जब आईसी ख़राब हो जाती है तो कहते हैं हमारी मोबाइल की या हमारे लैपटॉप की या फिर हमारे कंप्यूटर की आईसी उड़ गई है ना। तो ये जैक किल्बी जो थे उन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया था या आविष्कार किया था। ठीक है। Computer size was very much reduced compared to first and second generations computer। कंप्यूटर का साइज जो था पहले और दूसरे कंप्यूटर के जनरेशन से कंप्यूटर के साइज से कम हो चुका था। पहला मतलब ये थर्ड जनरेशन वाला कंप्यूटर पिछले के पहले दूसरे कंप्यूटर से छोटे थे। ठीक। इट वाज हैविंग साइज इनफ टू बी केप्ट ऑन अ टेबल। इसको इसके पास इतनी साइज़ थी कि एक टेबल पर ये आ जाए। ठीक। आज पहले हॉल में था, फिर आधे हॉल में आया, अब एक टेबल पे आ गया है। ठीक। अब नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर बने थे जैसे IBM 360, 370, बोरो 5700, 6700, ETC। तो ये जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं ये 370 और 360 दोनों हैं। 370 में 360 का विलय हुआ था, मतलब दोनों एक साथ ही काम करते थे। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन 1975 टू 1985। चौथी पीढ़ी 1975 से 1985 के बीच। ड्यूरिंग दिस टाइम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी वाज डेवलप कॉन्स्टेंटली। इस समय सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, जिसका परिणाम as a result it become possible to integrate very large electronic circuit in large scale, which is called large scale integration। जिसके परिणाम स्वरूप सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुई थी उसके परिणाम स्वरूप LSI का निर्माण हुआ था। जिससे LSI के निर्माण के बाद से हमारा क्या हुआ था, LSI reduced then all the three earlier generation which was small enough to put computer in a small table। LSI ने हमारे कंप्यूटर को बहुत छोटा कर दिया था। एक छोटे से टेबल पर अब हमारा कंप्यूटर आ गया था। मतलब एक पहली पीढ़ी में पूरा हॉल था, फिर दूसरी पीढ़ी में आधा हुआ, आधे हॉल में आया, फिर तीसरी पीढ़ी में एक टेबल पर आया, वो बड़ा-सा टेबल था। अब एक छोटे से टेबल पे आ गया है हमारा फोर्थ जनरेशन वाला कंप्यूटर। ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड पावरफुल पैकेज लाइक DBase, वर्डस्टार एंड लोटस वर क्रिएटेड। DBase मतलब डेटाबेस। ठीक है। डेटाबेस, वर्डस्टार ये एक विंडोज़ टाइप का एप्लीकेशन है। ये भी डेटाबेस, DBase का मतलब डेटाबेस भी एप्लीकेशन है, वर्डस्टार भी एप्लीकेशन है और लोटस भी एप्लीकेशन ही है। और इन तीनों एप्लीकेशंस के बारे में आपको जब हम जनरेशन से आगे
और जब हम शुरू करेंगे डेटाबेस तब आपको बताया जाएगा जब हम एक्सेस बताएंगे, और वर्ड स्टार तो आपको विंडोज़ जब हम बताना शुरू करेंगे तभी बता देंगे। लोटस जब हम एक्सेल बताएंगे, स्प्रेडशीट लाइक स्प्रेडशीट था लोटस, तो इसके बारे में हम स्प्रेडशीट जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे। ठीक है, स्प्रेडशीट और लोटस दोनों एक ही है, एक्सेल भी उसी तरीके से। ठीक। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर गिवन IBM PC सीरीज, मतलब चौथी जनरेशन में PC बनना शुरू हो चुका था, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक। अब ये कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर बन चुके थे। लाइक देख लो, एक छोटे से टेबल पर रखा हुआ है, अब ये पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर दोनों हो सकते हैं। इसको डेस्क पर रखा गया है और छोटे सा है, छोटे से साइज में। ठीक। नेक्स्ट, फिफ्थ जनरेशन आफ्टर 1985, 1985 के बाद पांचवी पीढ़ी। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर विल बी एबल टू थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग, मतलब कंप्यूटर अब पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर अब मनुष्यों के तरह सोचने में सक्षम होता जा रहा था, होता जा रहा है, वो जैसा कि अभी चल रहा है वही पीरियड। कंप्यूटर ऑफ दिस generation will be able to take decision itself after thinking and understanding, मतलब कंप्यूटर का ये जो जनरेशन है कंप्यूटर में, इस जनरेशन में जो कंप्यूटर बने थे वो अपना डिसीजन खुद ले सकते थे। खुद का क्या मतलब है कि जैसे अगर हम कोई प्रोग्राम पहले से सेट करके रख दें, जैसे हमको 7 बजे किसी को मैसेज भेजना है और उसको शेड्यूल कर दें कि हम 7 बजे ही मैसेज जाएगा, तो कंप्यूटर वो उस प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर लेगा और खुद डिसीजन मेक करेगा उसमें 7 बजे का। जब कंप्यूटर में 7 बजेंगे तब वो ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक। ये फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक। यहाँ डेस्कटॉप कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है, बहुत ही तेज़ी से। ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट वीडियो ऑन द इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब आपको इसके आगे का जो वीडियो आएगा वो बताया जाएगा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। कुछ लोग होते हैं मॉनिटर को इनपुट डिवाइस कहते हैं, कुछ लोग होते हैं कीबोर्ड और माउस को जो है आउटपुट डिवाइस कह देते हैं। तो आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस में अंतर क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, और साथ में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बताएंगे, CPU भी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।